हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर जिसका नाम क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है अकाउंटिंग में जितने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है ना। अब कह सकते हो कि अकाउंटिंग अगर आप टर्मिनोलॉजी के बारे में जान गए तो आप एक हल्की सी बेसिक आपको जो नॉलेज, एक समझ होनी चाहिए अकाउंट्स के बारे में, जो बहुत ही मस्ट होती है, रिक्वायर्ड होती है। कोई भी अकाउंट्स किसी भी लेवल पर, चाहे आप +1 पे हो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में कॉमर्स फील्ड में हो, वहाँ पर टर्मिनोलॉजीज के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं, ठीक है, क्या इनका यूजेज है, कैसे कैसे हमारे अकाउंट्स में एप्लीकेशन होती हैं, इस लेक्चर में हम सब कुछ वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो चैप्टर का नाम हमारे क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन हम लोग इसे बोलते हैं। ठीक है जी। अब वन बाय वन पहले तो हम इन तीनों टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल में क्या फर्क है, तीनों में क्या क्या सिमिलरिटीज है, फिर उसके बाद हम लोग इनके ऊपर आएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिफाइन द अजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस एंटिटीज आर प्रिपेयर्ड। कहते हैं ये क्या बताते हैं कॉन्सेप्ट्स कि भाई जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है ना। हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं किन अजम्पशन के बेस पर बनाते हैं वो स्टेट करता है, बताता है। ठीक है जी। कहते certain concepts are perceived, assumed and accepted in accounting to provide a unified structure and internal logic to the accounting process। कहते कुछ कॉन्सेप्ट परसीव किए जाते हैं, अज्यूम किए जाते हैं अपनी तरफ से और एक्सेप्टेड किए जाते हैं अकाउंटिंग में, टू प्रोवाइड ए यूनिफाइड स्ट्रक्चर एंड इंटरनल लॉजिक टू द अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है ना। अब देखिए हमारे अकाउंटिंग में एक सिमिलैरिटी आए शुरू से लेकर। अब ऐसा नहीं है आप एक चीज के लिए, एक एसेट के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, दूसरे के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। हम कहते हैं एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक प्रॉपर बैलेंस सभी चीजों के लिए बनाने के लिए ही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। द वर्ड कॉन्सेप्ट मीन्स आइडिया और नोशन विच हैज ए यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ठीक है जी। कॉन्सेप्ट क्या है, यूनिवर्सल जिसकी एप्लीकेशन है। The financial transactions are interpreted in the lights of concepts which govern the accounting methods. Concepts are those basic assumptions and conditions which form the basis upon which accountancy has been laid upon. ठीक है जी। कहते हैं अकाउंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कुछ assumptions हैं, बेसिक assumptions हैं और बेसिक कंडीशन है जिनके ऊपर अकाउंट टिका हुआ है। ठीक है जी। कहते हैं अनलाइक फिजिकल साइंस, accounting concepts are the only result of broad consensus. These accounting concepts lay the foundation on the basis of which accounting principles are formulated. कहते हैं accounting concepts क्या है, accounting concepts lays the foundation of basis of which accounting principles are formulated. ठीक है ना। अब देखिए कुल मिला के आपको कॉन्सेप्ट से क्या पता लगा कि हम लोग बहुत सारे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स आगे इस्तेमाल करने वाले हैं, जो क्या है आपके अकाउंट की प्रिपरेशन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाने में, समझने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे आपको लास्ट लाइन में बताया गया, कहते ये क्या है, फाउंडेशन तैयार करता है ऑन द बेसिस ऑफ विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फॉर्मुलेटेड। भाई जिसके बेस पर अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल है वो फॉर्मुलेट किए जाते हैं। ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखने वाली है वो क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं किसके बेस पर होता है, कुछ अजम्पशंस के बेस पर होता है, कुछ कंडीशंस के बेस पर होता है। कुछ अजम्पशंस दी जाती हैं, ठीक है, कुछ अजम्पशंस और कुछ कंडीशंस के बेस पर ही हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स रखते हैं, और जिसके ऊपर ही अकाउंटिंग जो है पूरी की पूरी हमारी अकाउंटेंसी जो क्या है टिकी हुई है। ठीक है जी। मतलब क्या है, कुल मिला के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है, कॉन्सेप्ट्स जो हमारे को
फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कुछ अजम्पशन बेस होते हैं ये प्रिंसिपल फॉर्मुलेशन के लिए। ठीक है, और कुछ कंडीशन बेस और कुछ अजम्पशन बेस होते हैं। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? देखिए, प्रिंसिपल्स होते हैं सिद्धांत। स्कूल के प्रिंसिपल वाला नहीं है, ये सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है। ठीक है जी, अब कहते हैं अकाउंटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे आपने +1 में +2 में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़े, भाई मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल्स क्या है आप लोगों ने पढ़े। ठीक है जी, अब यहाँ पे अकाउंटिंग भी कहते हैं कुछ प्रिंसिपल सिद्धांतों पे चलता है। अकाउंट्स के सिद्धांत क्या है जी? कहते अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन commonly associated with the theory and procedure of accounting serving as the explanation of current practices and as a guide for selection of convention or procedure where alternatives exist। अब देखिए प्रिंसिपल्स क्या हैं? कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। पहली बात तो कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या थे? बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन commonly associated with the theory and procedure of accounting service and the serving as an explanation of current practices। ठीक है जी, and as a guide for selection of convention or procedure where alternative exist। कहते हैं ये हमें एक गाइड का काम करते हैं, प्रिंसिपल्स जो होते हैं कि हमें देखिए अब एक बंदा कहता है, एक मान लीजिए सरकारी नौकरी पे आप लोग एम्प्लॉयड हो। ठीक है, आपके पेरेंट्स, आपके बड़े भाई, आपकी बड़ी सिस्टर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनके प्रिंसिपल है कि भाई कुछ भी हो जाए रिश्वत नहीं लेनी। ठीक है, ब्राइब एक्सेप्ट नहीं करनी। अब देखिए वो उनके प्रिंसिपल हैं। ठीक है, वो उन्होंने सेट किए हुए हैं कि भाई इस तरीके से किसी भी सिचुएशन में हमने सैलरी हमारे को अच्छी मिल रही है, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, हमें काम जो है जो भी कस्टमर ईमानदारी से पूरी अपना डॉक्यूमेंट्स जो है एविडेंसेस जो है वो पूरे लेकर आएगा तो हम उसको फाइल को एक्सेप्ट कर देंगे, अदरवाइज उसको इम्प्रूवमेंट के लिए बोल देंगे, फाइल रिजेक्ट कर देंगे। मतलब क्या है? ये हमारे प्रिंसिपल है। ठीक है जी, इसी तरीके से कहते अकाउंटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो क्या है एक फर्म को गाइड करते हैं कि भाई आपको ये ऑप्शन चूज करना चाहिए, ये मेथड चूज करना चाहिए। ठीक है, और ये पॉलिसी ऑप्ट करनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब क्या है, पॉलिसी क्या है, एक अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? वही जो फर्म को गाइड करती है कि आपको ये अल्टरनेटिव चूज करना चाहिए, ये पॉलिसी अपनानी चाहिए। ठीक है ना, ये कुछ करना चाहिए आपको। ठीक है, जहाँ पर अल्टरनेटिव एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर वो क्या है, चॉइस बताता है कि ये आपके लिए सही रहेगी। ठीक है जी, ठीक है जी, सेलेक्ट एज ए गाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ कन्वेंशंस और प्रोसीजर्स वेयर अल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट। ठीक है जी, जहाँ पर अल्टरनेटिव एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ पर वो क्या है, गाइड का काम करता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई अब मैंने मान लीजिए अपने कोई प्रिंसिपल सेट किए हुए हैं, कई बार क्या है बच्चे हमें कह देते हैं कि सर ऐसे करवाइए, सर अपना जल्दी कर दीजिए। ठीक है, टाइम अपना मेरे को इस तरीके से करना है, तो हम अपने पढ़ाने का तरीका नहीं चेंज करते। अब कुछ बच्चों की वजह से, एक दो सेलेक्टिव बच्चों की वजह से हम अपना वे चेंज कर लें, जिसकी वजह से पता है कि अगर बच्चे की मानेंगे वो बच्चा फेल ही है। ठीक है ना, बच्चे का जो रिजल्ट है बेशक वो पास तुक्के से पास हो जाए, बट प्रॉब्लम उसे आनी ही वाली है। पर नहीं, हम अपने प्रिंसिपल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ठीक है ना, जो हर टीचर को चाहिए। अभी बच्चे के कहने पर बच्चा, देखिए आप तो अभी फर्स्ट अटेम्प्टर हो। ठीक है, हमें इतना टाइम हो गया एक सेम चीज़ को रिपीट करते, अपना एक्सपीरियंस करते हुए, पढ़ाते हुए बच्चों को। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि आपके और हमारे एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इसलिए प्रिंसिपल काम करते हैं हमारे, किस लिए गाइड करते हैं अगर अल्टरनेटिव एग्जिस्ट करते हैं उसकी सिलेक्शन के लिए। अब कहते हैं जो काउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उस कहते हैं मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? कहते दे शुड बी बेस्ड ऑन द रियल अजम्पशन। जो भी आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल ले रहे हो, ठीक है,
कहते वो प्रिंसिपल जो क्या है रियल अजम्पशन के बेस पर होना चाहिए। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जो आप अजम्पशन ले रहे हो प्रिंसिपल को ऑप्ट करने के लिए, अल्टरनेटिव को चूज करने के लिए, वो किस बेस पे होनी चाहिए? रियल अजम्पशन, एक्चुअल अजम्पशन के बेस पर होनी चाहिए। ठीक है जी। सिंपल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। ठीक है ना। मतलब क्या है, जो आप प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो वो सिंपल होना चाहिए, लोगों को समझ, पॉलिसी समझ लग जाए, प्रिंसिपल समझ, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, और एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। एक्सप्लेनेटरी से मतलब क्या है कि भाई सामने वाला क्वेश्चन पूछे आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है ना, एक्सप्लेन कर पाओ कि एक्चुअल में भाई हम सही हैं, ये पॉलिसी हमारी सही है। ठीक है, रीजन ये है इस पॉलिसी को ऑप्ट करने के लिए, चूज करने के लिए। ठीक है जी। पहला क्या है, रियलिस्टिक होनी चाहिए, रियलिस्टिक मतलब बेस्ड ऑन द रियल अजम्पशन। दूसरा क्या है, सिंपल, अंडरस्टैंडेबल और एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। तीसरा, मस्ट बी फॉलोड द कंसिस्टेंटली। ठीक है जी, कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करनी है, मतलब एक साल से दूसरे साल, दूसरे से चौथे साल, पांचवें साल, लगातार मतलब फॉलो करनी है। दे शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट द फ्यूचर प्रोडिक्शन। कहते हैं जो हमारी पॉलिसी है, प्रिंसिपल है, जो हमने ऑप्ट की है, वो कहते हैं फ्यूचर प्रोडिक्शन को, फ्यूचर प्रोडिक्शन के लिए एबल होनी चाहिए कि वो फ्यूचर प्रोडिक्ट कर पाए। ठीक है जी, एबल टू रिफ्लेक्ट द फ्यूचर प्रोडिक्शंस। और लास्ट है, दे शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर द यूजर। अब यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशनल होनी चाहिए। ठीक है जी, यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशनल होनी चाहिए। करेक्ट है जी। चलिए, ये हमारे प्रिंसिपल्स थे। प्रिंसिपल्स क्या हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसकी जो किस लिए हैं? हमारी कोई पॉलिसी बनाने के लिए, कोई हमारी, ठीक है, प्रोसीजर या कन्वेंशन के लिए। ठीक है, जो हम क्या है एक्सेप्ट करते हैं। अब ये कुछ कहते हैं, कुछ हमारी कुछ कंडीशंस हैं कोई भी प्रिंसिपल एक्सेप्ट करते वक्त। वो कंडीशन क्या है? 5 कंडीशन है हमारी। ठीक है जी, रियलिस्टिक होनी चाहिए, सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, कंसिस्टेंटली होनी चाहिए, फ्यूचर रिफ्लेक्शन को प्रोडिक्शन की एप्लीकेशन होनी चाहिए, और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए यूजर्स के लिए। और लास्ट है, तीसरा हमारा है कन्वेंशंस। पहला कॉन्सेप्ट्स हो गया जी, दूसरा प्रिंसिपल्स, तीसरा कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या होते हैं? कहते हैं कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कन्वेंशन एमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कॉमनली नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कहते हैं ये एमर्ज कहाँ से हुए हैं? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से हुए हैं। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस समझते हो ना, प्रैक्टिकल जब हम एप्लीकेशन करते हैं उससे, कहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। अडॉप्टेड बाय द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी, जिसको अडॉप्ट किया गया है पिछले कुछ काफ़ी समय से अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने। दीज कन्वेंशन आर डिराइव्ड बाय द यूजेज एंड प्रैक्टिस। ठीक है जी, अकाउंटेंसी बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड may change any of the convention to improve the quality of the accounting information। कहते हैं अकाउंटेंसी जो बॉडी है पूरे हमारे वर्ल्ड में, वो क्या है? चेंज एनी ऑफ द कन्वेंशन। ठीक है ना, वो क्या है? चेंज कर सकती है कन्वेंशन को। किस लिए? अकाउंटिंग कन्वेंशन को चेंज कर सकती है, किसके लिए? अकाउंटेंसी को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है जी, अकाउंटेंसी की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए चेंज कर सकती है अकाउंटिंग के कन्वेंशन, जो अकाउंटेंसी बॉडी है। ठीक है जी, कन्वेंशंस नीड नॉट हैव द यूनिवर्सल एप्लीकेशन। कहते हैं जो कन्वेंशन, जैसे हमने पढ़ा, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनके यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, बट जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं जरूरी नहीं है उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो। ठीक है जी, अब देखिए जैसे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में आपको बता देता हूँ। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में आपकी क्या होनी चाहिए? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की अगर एग्जांपल लें हम, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बच्चों क्या बोलता है कि जो थिंग्स मनी में मेजर की जा सकती हैं वही बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं। ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है, ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। कहीं भी किसी भी कंट्री की बुक्स आप अकाउंट प्रिपेयर करोगे, वहां पर यही कॉन्सेप्ट ही एप्लीकेबल होता है कि भाई अगर इस चीज की, इस पेन की अगर मनी में मेजर वैल्यू हो सकती है,
तभी ये बुक्स में रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तभी ये बुक्स में रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, बट कन्वेंशंस में ऐसा नहीं होता। मतलब नीड नॉट, जरूरी नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकती है, ठीक है, सेलेक्टिव कंट्री के लिए भी हो सकती है। इन द स्टडी मटेरियल द टर्म अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस हैव बीन यूज्ड इंटरचेंजेबली। ठीक है ना, बट कहते हैं यहाँ पर हम लोग क्या है, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं टू मीन दोज बेसिक पॉइंट्स टू एग्रीमेंट ऑफ विच फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस आर फाउंड। कहते हैं जिसके बेस पर अकाउंटिंग थ्योरी जो क्या है फाउंड हुई है। ठीक है जी, ये हमारे 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और कन्वेंशंस थे। ठीक है जी, अब बच्चों चलिए ये जो अकाउंटिंग हमारे कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन और प्रिंसिपल्स हैं, ये टाइप्स इनकी पढ़ते हैं। जो हमने फर्स्ट पेज पे आपने चार्ट देखा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस। ठीक है जी, ये अब वन बाय वन हम देखेंगे। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको बताया हमारे स्टडी मटेरियल में ये तीनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं हम लोग यहाँ में। ठीक है जी, अब चलिए, अब सबसे पहले है अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट्स को बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी हम लोग बोलते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग हैं। वो कैसे? बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग हैं। ठीक है जी, वो कैसे? अब देखिए, इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल है। हम घर से पैसा बिजनेस में लेकर आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। बिजनेस से कोई भी चीज घर पे लेके जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हमने पढ़ा, घर से पैसा, कुछ भी एसेट्स, पैसा, गुड्स, कोई भी चीज हम बिजनेस में लेकर आते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। बिजनेस से कोई भी चीज घर पे लेके जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। इसका कारण क्या होता है? ड्यू टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। भाई बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ही क्यों ना हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ही क्यों ना हो, उसमें हम लोग ड्राइंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं ना, कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं। क्यों रिकॉर्ड करते हैं? बेशक सारा पैसा मेरा लगा हुआ है, सारा पैसा मेरा लगा हुआ है, बिजनेस मैं नहीं, अकाउंट्स की लैंग्वेज में हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये बिजनेस मेरा, हम ये कह सकते हैं ये कैपिटल इन्वेस्टेड मेरी है। ठीक है ना, कैपिटल आप कह सकते हो कि मेरी कैपिटल इतनी है, बिजनेस मेरा नहीं बोल सकते यहाँ। दैट इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर। ठीक है ना, जिसने बिजनेस ने, बेशक ऑनर ने बिजनेस को बनाया है और वही इकलौता मालिक है, फिर भी क्या है, वो डिस्टिंक्ट है, सेपरेट है बिजनेस से। ठीक है जी, एंड ऑल अदर इकोनॉमिक प्रोप्राइटर्स, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ प्रोप्राइटर कंसर्न थ्रू द लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस एंड इट्स प्रोप्राइटर इज द सेम फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, दे आर टू बी ट्रीटेड एज द सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है ना, if the assumption is not followed, the financial position and operating result of the business entity cannot be ascertained. अगर आप बिजनेस और ऑनर को अलग नहीं करोगे तो आप रिजल्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते। आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ? ठीक है ना, इसलिए साफ साफ बड़ी अच्छी सी पॉइंट लिखी है आपके लिए। अगर कहते अजम्पशन, अगर ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की ये अजम्पशन आप लोग फॉलो नहीं करते तो आप फाइनेंशियल पोजीशन और ऑपरेटिंग रिजल्ट बिजनेस एंटिटी का असर्टेन नहीं कर सकते। इतनी बात ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप बिजनेस और ऑनर को अलग अलग नहीं रखते, अब मान लीजिए बड़ी सिंपल सी बात है, आपकी एक जनरल स्टोर है, आप क्या करते हो, बिजनेस कर रहे हो वहाँ पर, ठीक है जी, अपना टाइम दे रहे हो, अपना इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है आपने, ठीक है। अब देखिए आप क्या करते हो, जब मर्जी दिल किया वहाँ से राशन निकाला, घर पे ले गए, ठीक है जी, जो पैसे थे वो दुकान में रह गए, ठीक है। आपको पता ही नहीं है, घर से वहीं पर ही खर्चा हो ही जा रहा है, बीच में से निकल ही जा रहा है, तो आपको एक्चुअल में पता ही नहीं लग रहा वहाँ पे एक्चुअल हम लोग कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना हमें लॉस हो रहा है, या हमारे को रिटर्न जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है या फिर जो हम लोग वहाँ पे डिजर्व करते हैं उतनी रिटर्न आ रही है कि उससे कम आ रही है या उससे ज़्यादा आ रही है। ठीक है ना, तब तक हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता ही नहीं लगेगी जब तक हम क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है ना, सेपरेट नहीं करेंगे ऑनर और बिजनेस को।
ठीक है ना। जब तक हमें ये नहीं पता होगा, हमारे को अकाउंट्स नहीं मेंटेन किए होंगे कि भाई मैं इतना पैसा घर से बिजनेस में लेकर आया था और इतना पैसा बिजनेस से घर लेकर गया था, और ये चीज़ें मैंने बिजनेस के लिए, बिजनेस की चीज़ें घर के लिए इस्तेमाल की थी, इसकी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू इतनी है, तब तक हम लोग क्या है, कैसे डिटरमाइन कर सकेंगे कि एक्चुअल में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इस साल का रिजल्ट क्या है, तब तक हम नहीं डिटरमाइन कर सकते। ठीक है ना। अगर आप करेक्ट रिजल्ट जानना चाहते हो, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हो अपने बिजनेस एंटिटी की, तो आपको बिजनेस और ऑनर दोनों को अलग अलग रखना ही होगा। ठीक है जी, सिंपल है जी, समझ गए जी। दूसरा आते हैं बच्चों मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट या अजम्पशन, कुछ भी कॉन्सेप्ट होता है वैसे तो। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि जो चीजें, जो थिंग्स, आइटम्स मनी में मेजर हो सकती हैं, वही चीजें बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं। जो चीजें मनी में मेजर हो सकती हैं, वो चीजें ही बुक्स में रिकॉर्ड की जाती हैं। अब जैसे कि फर्नीचर की वैल्यू होती है, रिकॉर्ड होती है बुक्स में। कोई भी एसेट है, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, रिकॉर्ड होती है। एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं, इनकम आपको रिसीव हुआ है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू है, स्पेसिफिक वैल्यू है, बिल्कुल है जी। मैंने स्टेशनरी के लिए 200 रुपये पे किए, 100 रुपये पे किए, 10,000 रुपये पे किए, इसकी मॉनेटरी वैल्यू मैं आपको स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, 200, 10,000, 5,000। ठीक है। कोई एसेट परचेज करी, उसके लिए मैंने पेमेंट करी, मॉनेटरी वैल्यू है, बिल्कुल है। अब देखिए, कहते मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की जो अपना क्वालिटी है, सर्विसिंग क्वालिटी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, नहीं होती, नहीं होती ना। इसलिए आपने बेटर मैनेजमेंट एसेट साइड देखा होगा, कभी नहीं देखोगे, आगे कभी नहीं देखोगे। ठीक है ना। प्रोडक्ट की सर्विस क्वालिटी, प्रोडक्ट की या फिर आपकी कंपनी की सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, बुक्स में नहीं रिकॉर्ड होगी। मतलब क्या है, जो चीज़ें कोई भी आप लगा लीजिए, ठीक है ना, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, वो बुक्स में नहीं रिकॉर्ड होंगी। मॉनेटरी वैल्यू नहीं से मतलब यहाँ पर ये है कि जो मनी में मेजर नहीं की जा सकती। आप कैसे मेजर कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट, मान लीजिए HP का लैपटॉप है, ठीक है, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट का लैपटॉप है, ठीक है, उसका ये पेन है, ठीक है, तो अब उस ये पेन की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, अब ये बुक्स में आपको नहीं दिखाई देगी, उनकी बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि आप मनी में मेजर नहीं कर सकते इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो फिर ये बुक्स में रिकॉर्ड, मतलब क्या है, जो चीज़ें मनी में मेजर नहीं हो सकती वो नहीं रिकॉर्ड होंगी बुक्स में, जो बुक्स में मनी में मेजर हो सकती हैं वो रिकॉर्ड होंगी बुक्स में। ठीक है जी। ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी इंक्लूड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ठीक है जी, जो मनी में मेजर हो सकती हैं वही अकाउंटिंग रिकॉर्ड में तो होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ठीक है जी, जैसे एग्जांपल भी देख सकते हो, क्वालिटी ऑफ गुड्स, गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कस्टमर सर्विसेज, गुड मैनेजरियल क्वालिटी, नॉट रिकॉर्ड, विल नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड इन द बुक्स। ठीक है जी। चलिए जी, आगे है जी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इसको अजम्पशन भी बोलते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट और अजम्पशन। अब देखिए, हम लोग जो नॉर्मली बुक्स रिकॉर्ड करते हैं वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट और गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बेस पर करते हैं। वो कैसे? अब देखिए, हमने एक एसेट परचेज करी, हमने एक एसेट परचेज करी, उसकी लाइफ हम मान के चलते हैं 5 साल, मान लीजिए, लेट करिए, उसको हम डेप्रिशिएट करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं कि भाई उसको डेप्रिशिएट करेंगे 5 साल। ठीक है, ये किसके बेस पर है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेस पर। ठीक है, कि भाई पिछले पास्ट प्रैक्टिसेस हमने देखी थी, कन्वेंशंस, ठीक है, पास्ट प्रैक्टिसेस के बेस पर हमने ये देखा कि जो इसकी एसेट की लाइफ जो है 5 साल है, तो 5 साल में इसको डेप्रिशिएट करना है। ठीक है, तो अब देखिए 5 साल चलेगी ये एसेट, इसका मतलब ये ना, आप मान के ये चल रहे हो कि कम से कम 5 साल आपका बिजनेस चलेगा। दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट।
दूसरी चीज, दूसरी एग्जांपल आपको दे देते हैं। मान लीजिए बिल्कुल सिंपल, अब जो हम फेस टू फेस क्लासेस लगाते थे, ठीक है, या फिर मान लीजिए अब हमारा लेक्चर खत्म होता है, तो मैं आपको ये नहीं कहता ना आपको ओके बच्चों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, जब चैप्टर खत्म होगा तो मैं आपको यही बोलूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। मैंने ये तो नहीं बोला, मैं ये तो नहीं बोलूंगा, या पिछले चैप्टर में ये तो नहीं मैंने बोला कि बच्चों अगर मैं जिंदा रहा तो मिलूंगा, या आप अगर जिंदा रहे तो मिलोगे, ऐसा तो नहीं बोला, ठीक है ना। मतलब क्या है, मैं अजम्पशन क्या लेके चल रहा हूं कि मैं भी जिंदा रहूंगा और आप भी जिंदा रहेंगे, दैट इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ठीक है जी। अब आते हैं अकाउंट्स के ऊपर। अकाउंट्स में हम लोग क्या, अब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट्स में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, नोट्स टू अकाउंट्स में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है जो बुक्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं, अकाउंटिंग जो बनाई जा रही है वो किस बेसिस पर है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बेस पर है कि बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलेगा, कम से कम अगले 1 साल तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ठीक है जी। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टिन्यूटी अजम्पशन। हम लोग मान के चलते हैं कि कॉन्टिन्यूटी बिजनेस में रहेगी, बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। कहते हैं एंटरप्राइज इज नॉर्मली व्यूड एज गोइंग कंसर्न दैट इज कंटिन्यूइंग इन द ऑपरेशन फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, ठीक है जी। यहां पर हम ये अजम्पशन लगा के चलते हैं कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, ऑपरेशन में रहेगा एक लंबे समय तक, ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कहते हैं इट इज अज्यूम दैट एंटरप्राइज हैज नीदर द इंटेंशन, कहते हैं ना ही एंटरप्राइज की, बिजनेस एंटिटी की इंटेंशन है, ना ही उसे आवश्यकता है टू लिक्विडेशन और कटेलिंग द मटेरियलिटी द स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन। मतलब क्या है, ना ही हमें आवश्यकता है, ना ही हमें आवश्यकता है, नेसेसिटी है हमारी, ना ही हमारी इंटेंशन है बिजनेस को कम करने की या बिजनेस को बंद करने की। मतलब हम आराम से बिजनेस को चलाना चाहते हैं लंबे समय तक, ठीक है जी। बड़ी सिंपल सी चीज है, हम अपने बिजनेस को आने वाले लंबे समय तक चलाना चाहते हैं, उसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, जिसमें हमारी ना ही इंटेंशन है, ना ही हमें नेसेसिटी है बिजनेस को बंद करने की या बिजनेस कोई ऑपरेशन को कट करने की, ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है, और सबसे बड़ी बात, जब हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, जब हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, तब एसेट्स और लायबिलिटीज किस पे रिकॉर्ड होंगी, कोस्ट पे रिकॉर्ड होंगी, ठीक है जी। अगला है अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन। अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन, अब अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, या इसको पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड या पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। अब देखिए अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 3 हो सकते हैं। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब जिसमें हमारी रिकॉर्ड्स कितने किस से किस महीने तक, किस से किस डेट तक, साल की किस डेट से किस डेट तक हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। देखिए या तो फिर हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो हो सकता है कैलेंडर ईयर हो सकता है, या तो फिर फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, या एनी अदर हो सकता है, एनी अदर 12 मंथ्स, ठीक है जी। मतलब क्या है, कुल मिला के कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तीसरा कोई और 12 महीने हो, कोई और 12 महीने तो मतलब मान लीजिए 1 जुलाई से 30 जून, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, पर क्या है इसको कंसिस्टेंटली फॉलो आपको करना होगा, आप चेंज नहीं कर सकते हर साल, ठीक है जी। परमिशन से, स्पेसिफिक अथॉरिटी की परमिशन से आप लोग क्या है 12 महीने ये रख सकते हो, अपनी मर्जी से कोई रख सकते हो, ठीक है जी। कहते इट इज नोन एज पीरियोडिसिटी अजम्पशन, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन या कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज आर्टिफिशियली स्प्लिट इनटू द
पीरियोडिक इंटरवल्स विच आर नॉन एज अकाउंटिंग पीरियड। कहते हैं यहाँ पर जो लाइफ होती है बिजनेस एंटिटी की वो स्प्लिट कर दी जाती है छोटे छोटे पीरियड्स में, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अकाउंटिंग पीरियड बोल देते हैं। ठीक है जी। एट द एंड ऑफ द विच एन इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट आर प्रिपेयर टू शो द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखिए हर साल आपके पेपर होते हैं, क्यों होते हैं जी? अब देखिए छोटी क्लास नर्सरी से आप लोग चलते आ रहे हो, +2 तक आपके हर साल मार्च के महीने में एग्जाम होते हैं। फाइनल एग्जाम जो होते हैं मार्च के महीने में होते हैं। ये किस लिए होते हैं? आपकी पोजीशन जानने के लिए कि भैया जी साल पूरा आपने क्या किया, कैसे पढ़े। 3 घंटे में आपके जो इतने महीने आपने 12 महीने खपाए एक सब्जेक्ट में, ठीक है जी, 6 सब्जेक्ट में, मान लीजिए 6 सब्जेक्ट थे तो 6 × 3 18 घंटे में आपका पूरे साल की असेसमेंट हो गई। मतलब क्या है, देखा जाए तो दो तरीके हैं इसको जज करने के। अब या तो फिर ये कह सकते हो कि 18 घंटे में आपको पूरे साल की जो अपनी टैलेंट है, अपने इस साल की अचीवमेंट जो आपने की है वो आपको झोंकनी होती है। ठीक है ना? तो मतलब क्या है, अकाउंटिंग पीरियड में आप लोग क्या कह सकते हो, अकाउंटिंग पीरियड क्या है, जो हमारी बिजनेस एंटिटी की लाइफ है उसको स्प्लिट कर दिया गया है पीरियड में। और वो पीरियड क्या है, फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, कैलेंडर ईयर हो सकता है, या एनी अदर 12 मंथ्स हो सकते हैं। ठीक है जी। ये किसके लिए हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं? हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन जानने के लिए, हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट जानने के लिए हम लोग अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है बच्चों मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है जी? चलिए जी, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन दैट पीरियड। ठीक है जी। This period is basically an accrual concept. This concept calls for adjustment to be made in respect of prepaid expenses, outstanding expenses, accrued revenue, and unaccrued revenues. Appropriate costs have to be matched against the appropriate revenue for the accounting period. अब ये माजरा क्या है, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, कहते हैं आपको जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं उस पीरियड में जिस पीरियड के साथ उसके मैच करते हैं रेवेन्यू, इनकम। ठीक है जी। मतलब क्या है, मान लीजिए कोई आपको इनकम आई है, कोई कस्टमर है, उसने मान लीजिए उसका जो रेवेन्यू है, इनकम जो आपसे आई है, आपको उस कस्टमर से आई है, वो आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 में रिकॉर्ड कर दी, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है। अब हुआ क्या, उसके जो एक्सपेंसेस हुए हैं, उसका जो एक 5,000 रुपये के मान लीजिए एक्सपेंसेस हुए हैं, वो कब हुए हैं, वो मान लीजिए जुलाई 2021 में हुए हैं, जुलाई 2021 में हुए हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो एक्सपेंसेस जुलाई 2021 में, मतलब 2021-22 में जो एक्सपेंसेस हुए हैं, ये एक्चुअली में रिलेट किसके साथ करते थे, 2020-21 के साथ, 2021 फाइनेंशियल ईयर के साथ मैच करते थे। बट हम लोग इसकी पेमेंट जो कर रहे हैं एक्चुअल में वो कब कर रहे हैं, 21-22 में, 2021-22 में। ठीक है। इसका मतलब साफ है कि हमें ये खर्चे कब रिकॉर्ड करने चाहिए थे, एज पर द मैचिंग कॉन्सेप्ट, 2021, 20 एंड 21 में, 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड होने चाहिए थे, अगर हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं एज ए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, करेक्ट है जी। अब कोई रेवेन्यू, अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, अब यहाँ पे 3 नाम लिए गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम एक ही बात है, तीसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये कौन सा था, ये था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस किसके साथ, कौन से साल के थे, फाइनेंशियल ईयर 2021 के, बट हमने पेमेंट कब करी है, पेमेंट करी है 21-22 में। तो मतलब क्या है, ये जो खर्चे हैं एक्रू कब हुए हैं, एक्रूड हुए हैं 2021 में, इसलिए ये मैच अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहाँ पे रिकॉर्ड होने चाहिए, 2020-21 में रिकॉर्ड होने चाहिए, ना कि जिस पीरियड में पे करें। ठीक है जी, ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये किसके साथ मैच करते हैं,
जिस पीरियड की इनकम के साथ मैच करते हैं उसी पीरियड में ही उसकी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होने चाहिए, या फिर आप ऑपोजिट बोल सकते हो कि इनकम उसी पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए जिस पीरियड में वो उसके एक्सपेंसेस रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब जरा मिक्स मत करना एक्रूअल कॉन्सेप्ट को और मैचिंग कॉन्सेप्ट को। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? कहते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट में expenses, accrual concept is that in which expenses as well as income will be recorded in the books as when as they occur or happen। कहते हैं जो एक्सपेंसेस या इनकम रिकॉर्ड कब होंगे? जब वो हैपन हो गए। ठीक है जी, इसकी बहुत सारी एग्जांपल है, एक एक करके एग्जांपल आपको बताता हूं, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले मान लीजिए आपकी कंपनी में, आपकी बिजनेस एंटिटी में एक एम्प्लॉई काम करता है। मान लीजिए उसकी 10,000 रुपये मंथली सैलरी है। ठीक है, उसने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपको सर्विस दी। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक आपने उसको उसने आपको सर्विस दी। 10,000 रुपये मंथली सैलरी थी, साल की कितनी होगी? 1,20,000। पर आपने इस 12 महीने में अभी तक उसको सिर्फ 11 महीने की सैलरी पे करी है, 1,10,000। ठीक है जी, अब देखा जाए सैलरी जो एक्रू कितनी हुई है, सैलरी जो एक्रू हुई है वो कितनी हुई है? 1,20,000 रुपये। 12 महीने उसने सर्विस दे दी हुई है, 12 महीने की सैलरी एक्रू हो चुकी है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है एज पर द एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एज पर द एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे वो कितने के होंगे? वो 1,20,000 के होंगे। चाहे वो एक्सपेंसेस पे हुए हैं, चाहे वो एक्सपेंसेस पे नहीं हुए, पर वो रिकॉर्ड कितने महीने के होंगे? वो रिकॉर्ड होंगे 12 महीने के। ठीक है जी, 12 महीने के रिकॉर्ड होंगे। ठीक है जी, जैसे कि आपको ये भी पता होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हम जो बुक्स अकाउंटिंग मेथड होता है ना, वो 2 होते हैं। एक एक्रूअल होता है, एक कैश। रिकॉर्ड जो मेंटेन होते हैं वो कैश बेसिस पर या एक्रूअल बेसिस पर। जो प्रोफेशनल्स होते हैं मोस्टली वहाँ पर कैश बेसिस पर रिकॉर्ड होती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिकॉर्ड्स। ठीक है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह सकते हो आप लोग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई जाती है वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बेस पर या फिर कैश बेसिस पर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई जाती है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप कह सकते हो, वहाँ पर कैश बेसिस पर, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट जब बनेगा वो एक्रूअल बेसिस पर बनेगा, एक्रूअल बेसिस पर। ठीक है जी, वो बिजनेस एंटिटी के केस में, मतलब बिजनेस एंटिटी जो है बुक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं किस बेसिस पर? किस बेसिस पर? एक्रूअल बेसिस पर। और प्रोफेशनल किस बेसिस पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं कैश बेसिस पर। अब दोनों में अंतर क्या है बता देता हूं। अब देखिए, जो बिजनेस मैन्स होते हैं, बिजनेस एंटिटीज होती हैं, वो मैंने बोला आपको एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड करते हैं एक्रूअल बेसिस पर। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है? एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको सैलरी की एग्जांपल ली। ठीक है, सैलरी की एग्जांपल ली, 12 महीने आपके पास एम्प्लॉय ने काम किया, आपने अभी तक उसको 11 महीने की सैलरी पे करी है 31 मार्च तक, तो आपकी किताबों में 12 महीने का ही एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होगा। कैसे लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी पेड 1,10,000, 1,10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। तो सैलरी एक्रूड ड्यूरिंग द ईयर कितनी हो गई? सैलरी एक्रूड ड्यूरिंग द ईयर कितनी होगी? 1,20,000। ठीक है जी, अब देखिए, अगर हम लोग कैश बेसिस पर बुक्स बना रहे होते, अगर हम प्रोफेशनल की अगर बात करें, वो कैश बेसिस पर रिकॉर्ड मेंटेन कर, यहाँ पर सैलरी कितनी आनी थी एज एन एक्सपेंसेस? सैलरी एज एन एक्सपेंसेस कितनी आनी थी? 1,10,000 रुपये, क्योंकि हम लोग क्या है, पेड बेसिस पर एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी, पेड बेसिस पर हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी, पेड बेसिस पर। अब देखिए, अब एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सैलरी हमने किस बेसिस पर? पेड पे। मान लीजिए इनकम की अगर बात करें, अगर हम लोग इनकम की बात करें प्रोफेशनल के केस में, अब क्या हुआ, क्लाइंट की फीस आई,
क्लाइंट की फीस आई। अब वो जो क्लाइंट की फीस आई है, मान लीजिए 5 साल की उसने हमारे से, ठीक है, इकट्ठी फीस पे कर दी। अगर तो अब हम प्रोफेशनल हैं, हम ये इनकम जो थी पिछले 4 साल के पिछले, एक इस साल की फीस थी, उसने 5 साल की इकट्ठी फीस दे दी, ठीक है, पिछले 4 साल की जो उसने नहीं पे करी थी वो, अब एक इस साल की फीस पे कर दी, मतलब 5 साल की उसने इकट्ठी फीस हमें आज दे दी, ठीक है। अब देखिए, अगर बिजनेस एंटिटी होती वहां पर तो हम लोग क्या करते, सिर्फ 1 साल की इनकम रिकॉर्ड करते, क्योंकि हमें क्या है, एक्रूअल बेसिस पर एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड करने हैं। कैश बेसिस पर क्या होता है, इनकम आज आ गई है, पैसे आज आ गए हैं, सॉरी, कैश अगर पैसा आज आ गया है तो वो इनकम है, अगर नहीं आया तो नहीं इनकम है, सिंपल सी बात है। पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हम चलते हैं एज इट इज। इस मान लीजिए कोई खर्चा है, इंश्योरेंस लगा लीजिए आप, इंश्योरेंस लगा लीजिए आपने 1 जुलाई को इंश्योरेंस करवाई, 1 जुलाई से 30 जून तक होगी, 12 महीने की इंश्योरेंस होती है। अब आपने ऑफिस की, मान लो कंपनी की कोई गाड़ी थी, बिजनेस एंटिटी की कोई कार थी, उसकी इंश्योरेंस करवाई 1 जुलाई को, 1 जुलाई से 30 जून तक होगी 12 महीने की, या 1 जुलाई से 1 जुलाई लगा लीजिए। तो हमारे जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर है। तो देखा जाए हमने एक्सपेंसेस तो पे किया कितने महीने का, 12 महीने का, पर इस साल में जो एक्सपेंसेस एक्रू होता है वो कितने महीने का होता है, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 महीने बनते हैं। 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 महीने बनते हैं। तो इसका मतलब है एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होना चाहिए कितने महीने का, 9 महीने का रिकॉर्ड होगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, टू इंश्योरेंस पेड, मान लीजिए 12,000 रुपये हैं, इंश्योरेंस पेड 12,000 रुपये माइनस प्रीपेड 3,000 रुपये, 3 महीने का 3,000 हो गया ना, 12 महीने का 12,000 है, 3 महीने का 3,000 हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या है, बुक्स में इंश्योरेंस रिकॉर्ड कितने का होगा, 3,000 का रिकॉर्ड होगा, सॉरी 3,000 का प्रीपेड है वो लेस हो जाएगा, और एक्सपेंसेस एक्रू कितना हो गया, 9,000 का, एज एन एक्सपेंसेस 9,000 का होगा, अगर एक्रूअल कॉन्सेप्ट से हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। अगर हम कैश बेसिस पर चलते हैं तो हम एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में कितना रिकॉर्ड करेंगे, 12,000 का, क्योंकि इस साल पेमेंट कितने की हुई है, 12,000 की, दैट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। और अगर आपको ये भी पता लग गया होगा एक्रूअल कॉन्सेप्ट और कैश कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। चलिए अगला है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा काम आने वाला है आगे जाके। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट और एक्रूअल प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या है, वी मे प्रोवाइड फॉर एंटीसिपेटेड लॉसेस बट नॉट फॉर प्रोबेबल गेन्स। कहते हैं हम होने वाले एक्सपेक्टेड लॉस के लिए प्रोविजन बना सकते हैं, बट होने वाले एक्सपेक्टेड इनकम के लिए नहीं प्रोविजन बना सकते, ठीक है जी। अब हम लोग होने वाले एक्सपेक्टेड लॉस के लिए या एक्सपेंडिचर के लिए प्रोविजन बना सकते हैं। प्रोविजन का मतलब होता है इन एडवांस में खर्चा रिकॉर्ड कर देना। प्रोविजन का मतलब, आपको इन शॉर्ट आसान भाषा में अगर आप समझना चाहते हो, प्रोविजन का मतलब होता है कि हम लोग एडवांस में खर्चा रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या है, वी मे प्रोवाइड फॉर प्रोबेबल, नो, वी मे प्रोवाइड फॉर एंटीसिपेटेड लॉसेज बट नॉट फॉर प्रोबेबल गेन। कहते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड लॉसेज के लिए प्रोविजन बना सकते हैं पर गेन के लिए नहीं। एग्जाम्पल बहुत सारी, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है जी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, कुछ भी मान लो एक्सपेंसेस की आप प्रोविजन बना सकते हो पर गेन के लिए नहीं। आपको लगता है कि कस्टमर अगले साल ये 2 कस्टमर एक्स्ट्रा आएंगे, ठीक है, इससे मेरी इनकम बढ़ जाएगी, नहीं, प्रोविजन नहीं बनाने, प्रोविजन फॉर इनकम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, अब इसके पीछे कारण क्या है, कुछ ना कुछ रीजन तो होता है, बड़ा आसान सा रीजन है। देखिए अगर आप ये मान के चलिए मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, आप लोग लेके चलते हो कि नहीं यार मुझे 20 रुपये सेव करके रखने हैं, ठीक है। अब आप अपने बिजनेस एंटिटी में 20 रुपये की प्रोविजन एक्सपेंडिचर की बना के चलते हो, ठीक है। अब आपको पता है 80 रुपये हैं खर्च करने के लिए,
80 रुपये मेरे पास हैं, तो अगर 80 के 80 भी आपने खर्च कर दिए तब भी आपके सेविंग के तौर पे 20 रुपये बच गए ना। अगर आप एज इट इज नई प्रोविजन क्रिएट करते और अचानक कोई मिसहैपनिंग की वजह से आपका खर्चा होता है, तो वहां पे आप अपने आप को रिकवर नहीं कर पाते, ठीक है ना। अब आप लोग रिजर्व्स किस लिए मेंटेन करते हैं? हम लोग बुक्स में रिजर्व किस लिए मेंटेन करते हैं? रिजर्व इसलिए तो मेंटेन करते हैं कि भाई फ्यूचर जो मिस हैपनिंग है, फ्यूचर जो अनसर्टेनिटीज हैं उसको मिनिमम करने के लिए, अनसर्टेनिटीज के ऊपर, अनसर्टेनिटीज में जो रिस्क होता है उसको मिनिमम करने के लिए हम लोग रिजर्व मेंटेन करते हैं। प्रॉफिट जितना कमाया उसका कुछ हिस्सा ऑनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कुछ हिस्सा रिजर्व के तौर पर बिजनेस में ही रख लिया, ठीक है जी। चलिए जी, ये हो गया कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। अब इसकी एग्जांपल भी बहुत आसान आसान। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक किस पे वैल्यू होता है? कॉस्ट और नेट लेजल वैल्यू विच एवर इज लेस, कॉस्ट और नेट लेजल वैल्यू विच एवर इज लेस। अब कारण क्या है? अब देखिए दो एग्जांपल ले लीजिए, स्टॉक और कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, नेट लेजल वैल्यू विच एवर इज लेस। ये आप दो एग्जांपल ले सकते हो बड़ी आसान आसान। वो कैसे? अब मान लीजिए स्टॉक की कॉस्ट कितनी है? 100 रुपये। स्टॉक की कॉस्ट कितनी है? 100 रुपये। नेट रियलाइज्ड वैल्यू है 120 रुपये। आप कितने पे रिकॉर्ड करोगे? अब आप याद हो गया एक आपको कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज एनआरवी विच एवर इज लेस। तो प्रकारण क्या है इसके पीछे? आपने चीज खरीदी थी 100 की, उसकी आज की डेट में देखा जाए मार्केट वैल्यू सेम 120 रुपये हो गई, ठीक है। 20 रुपये आप लोग प्रॉफिट रिकॉर्ड करने की सोच रहे हो। अब यार हो सकता है आज 120 है, कल फिर 110 हो जाए, फिर कल फिर 100 हो जाए, फिर तो क्या करोगे? ठीक है ना। प्रॉफिट अभी एक्चुअल में हुआ नहीं। प्रॉफिट कब तक नहीं होता? प्रॉफिट कब तक नहीं होता? जब तक आपने गुड्स सेल नहीं कर दी, कस्टमर ने पैसा दे नहीं दिया या फिर प्रॉमिस नहीं कर दिया देने का। 100 वाली चीज 120 में बिकेगी तो आप 120 में सेल रिकॉर्ड कर सकते हो ना। अभी 100 वाली चीज मार्केट में 120 की है। मान लीजिए बेचने वक्त ऐसे तो हर कोई क्या करता है, हर कोई क्या करता है कि भाई मेरी चीज जो है महंगी है जी। अब लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोगों की क्या आदत क्या होती है, हैबिट क्या होती है जी, मेरी प्रॉपर्टी है जी 50 लाख वाली 1 करोड़ की है, दूसरे की 50 लाख वाली 25 लाख की है जी। यही होता है ना रिश्तेदारों का खास करके, और हमारे सर्कल के लोग जो होते हैं जो हमारे से जेलस करते हैं यही करते हैं ना कि मेरी जो चीज़ है वो महंगी है। अब मैं क्या करूँगा, अपनी 50 वाली चीज़ 70 80 90 पे बोलूँगा भी उसकी नेट रियलाइज्ड वैल्यू मार्केट वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ रुपए है। तो जिससे क्या होगा, मेरी प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर हम लोग कॉस्ट जितनी है या जितनी एनआरवी है विच एवर लेस पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। जेन्युइन रीजन क्या है? रीजन है हम लोग एडवांस प्रॉफिट नहीं रिकॉर्ड कर सकते। 100 की स्टॉक था, 120 उसकी मार्केट वैल्यू थी, ठीक है। हम 20 रुपये एडवांस में प्रॉफिट नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते। 20 रुपये एडवांस में प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि कल को क्या पता फिर दोबारा उसकी वैल्यू कम हो जाए। कहते जब तक एक्चुअल में रियलाइज नहीं हो जाता प्रॉफिट तब तक हम लोग नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अब इसका उल्टा ले लीजिए, ऑपोजिट कर लेते हैं। मान लीजिए कॉस्ट है 120 रुपये, चीज खरीदी कितने में? चीज खरीदी कितने में? 120 में। एनआरवी कितनी है? मार्केट वैल्यू कितनी है? बिक कितने में रही है? 100 रुपये में बिक रही है। खरीदी थी 120, 120 में, बिक रही है 100 में। कहते यार हमें तो 20 रुपये लॉस हो रहा है, अब क्या करना है? अब विच एवर इज लेस मतलब कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। सर ये तो हमें भी पता था, आपने बताया विच एवर इज लेस, रट्टा बच गया हमें। पर कारण क्या है? कारण यही तो है, वी मे प्रोवाइड फॉर एंटीसिपेटेड लॉसेस। यहां पे 20 रुपये लॉस हो रहा है, 20 रुपये लॉस हो रहा है ना। 120 वाली चीज किताब मैंने खरीदी 120 की, पेमेंट करी 120 की, पर बुक्स में एज ए स्टॉक एज ए एसेट कितने का रिकॉर्ड करूंगा मैं? 100 का रिकॉर्ड करूंगा। अब बुक्स में एज ए एसेट 100 की रिकॉर्ड करूंगा, जिससे क्या हुआ? 20 रुपये का लॉस हो गया। बस फिर बन गई बात, वी मे प्रोवाइड फॉर एंटीसिपेटेड लॉसेज। एंटीसिपेटेड लॉसेज, अब आप कह सकते हो कि सर
यहां पर भी तो आप कह सकते हो कि हमने कौन सा बेच दिया, जब बेचेंगे तब देखेंगे, नहीं, वी में प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड लॉसेस। अब कंपनी क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी भी ले सकती है। अब इसमें क्या है, अब आपका कॉन्सेप्ट है, तभी तो वी में आया है, वी मस्ट नहीं आया, हमें इस पे ही रिकॉर्ड नहीं करना। अब देखिए, मान लीजिए कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी ये है कि भाई वो इन्वेंट्री जो है कॉस्ट पे रिकॉर्ड करती है, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। फिर ना रिकॉर्ड करो, फिर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को ना फॉलो करो। यहां पर साफ साफ बोल दिया गया कि भाई जो स्टॉक है हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, अगर मान लीजिए अकाउंटिंग पॉलिसी है कंपनी की, तो क्लियर कट बात ही खत्म हो गई यार। फिर तो जब कंपनी ने अपनी कन्वेंशन लेके चले हैं, ये अकाउंटिंग कन्वेंशन उनकी ये है कि भाई हम लोग कॉस्ट, इन्वेंट्री जो है कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट जितने मर्जी भी हो, कॉस्ट कम आ जाए भाड़ में जाए, हम तो कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। तो उस केस में कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो होगा। तो किसके लिए, इन्वेंट्री के लिए, जब साफ साफ बोल ही दिया। अदरवाइज जब साफ साफ काउंटिंग पॉलिसी कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो फिर किस पे रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट और नेट वैल्यू विच एवर इज लेस पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है जी। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है जी। चलिए जी, उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे से, बड़े मजे से आपको समझ आ गया होगा। ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट, ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, कहते हैं हर एक ट्रांसेक्शन जो होती है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर ट्रांसेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, ठीक है। हर ट्रांसेक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, ठीक है जी। जो क्या है, इक्वल, जो ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है, ठीक है जी। ड्युअलिटी इज द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड, ठीक है जी। एज अ नेम इंप्लाइज, एंट्री मेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट, इसी को ही ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है बच्चों कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई अगर आपने कोई अकाउंटिंग मेथड एक साल अप्लाई किया है, तो कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करोगे। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। डेप्रीसिएशन, एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मशीन आर रेट मेथड, डिप्लीशन मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, ठीक है, सम ऑफ डिजिट मेथड, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। अब इन यूनिट्स में, इन मेथड में से मान लीजिए आपने एक मेथड एसएलएम का मेथड एक साल यूज किया एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाने के लिए, तो आपको पहले साल अगर आपने एसएलएम लगाया है तो अगले सालों में भी एसएलएम ही लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशंस होती हैं, 3 कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस में ही आप लोग क्या है मेथड चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। अब वो मेथड्स का कौन कौन सी कंडीशंस है। पहली कंडीशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस के लिए, टू कंप्लाई द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ही चेंजेस आ गई हैं कि भाई ये मेथड नहीं, ये मेथड लगाना है, फिर तो वही लगाना ही पड़ेगा, फिर तो आपको मेथड चेंज करना ही पड़ेगा। दूसरा, टू कंप्लाई द लॉ, लॉ की कंप्लायंस के लिए। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, कंपनीज एक्ट में ही लिख दिया गया ना 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 एसएलएम नहीं, डब्ल्यूडीवी मेथड यूज करना है, तो फिर आपको डब्ल्यूडीवी मेथड ही यूज करना पड़ेगा। मतलब जो एग्जिस्टिंग मेथड आपका चल रहा है उसको चेंज करके नए वाला लगाना पड़ेगा। तीसरा क्या है, टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्या है, अब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहते हो, मतलब करेक्ट व्यू देना चाहते हो, करेक्ट रिजल्ट शो करना चाहते हो, उसके लिए आप लोग चेंज कर रहे हो। कहते हैं ठीक है फिर कर लो यार, आपकी हमें ईमानदारी पे कोई शंका नहीं है, ठीक है, आपके ईमानदारी पर हमें कोई डाउट नहीं है, कर लो। जो आप पहले मेथड लगा रहे थे उसको चेंज करके नए वाला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है जी। मतलब क्या है, नॉर्मली क्या है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, मेथड जो क्या है एक साल से दूसरे साल के लिए फॉलो होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन का लगा सकते हो, दूसरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए भी अलग अलग मेथड होते हैं, फीफो मेथड, लीफो मेथड, एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट,
यहां पर भी अगर आपने एक साल जो मेथड अप्लाई किया वो कंसिस्टेंटली हर साल वही अप्लाई करना हो। ठीक है जी, दैट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कहते हैं अगर कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं की गई तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन कैन नॉट बी मेड। अब आपने एक साल कोई और मेथड लगाया, दूसरे साल कोई और मेथड लगाया, अब जिसकी वजह से क्या हुआ, डेप्रिसिएशन, मान लीजिए डेप्रिसिएशन है, पहले साल कुछ और आई, दूसरे साल बढ़ गई या घट गई। ठीक है, तो उस मेथड में चेंज आने की वजह से, जिसकी वजह से रिजल्ट में भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगला है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या है, कहते हैं ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट्स शुड बी अकाउंटेड फॉर एंड प्रेजेंटेड in accordance with their substance and their financial reality, not merely with their legal form। अब हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली हिंदुस्तान में हमारे क्या होता है कि भाई सिर्फ लीगल फॉर्म फॉर्मेलिटी के तौर पे काम करते हैं हम ज़्यादातर। ठीक है जी, फॉर्मेलिटी के तौर पर हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं। ठीक है, बट उसको हम रियलिटी के तौर पर नहीं करते। कहते भाई किताबों में तो एटलीस्ट ये लिखना ही पड़ेगा ना कि भाई आपको क्या करना होगा, कि भाई काम जो करना होगा शुड बी अकाउंटेड फॉर, सभी ट्रांजैक्शन और इवेंट रिकॉर्ड अकाउंटेड फॉर करने पड़ेंगे, प्लस प्रेजेंट करने पड़ेंगे देयर सब्सटेंस एंड फाइनेंशियल रियलिटी। ठीक है जी, जो उनकी सच्चाई है, असलियत है, बिल्कुल जो रियलिटी है वो आपको दिखानी होगी, वो प्रेजेंट करनी होगी। दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मतलब फॉर्म से ऊपर हट गई, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्री आपको नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए ड्राइव करते वक्त हम लोग हेलमेट, टू व्हीलर ड्राइव करते वक्त हम लोग हेलमेट डालते हैं, दिखा जी जहाँ पुलिस वाले खड़े हैं तो वहाँ पर फटाफट हेलमेट डाल लिया, अदरवाइज ठीक है जी हाथ में टांग लिया, या फिर अगर एक्टिवा मैस्ट्रो वगैरह है तो नीचे रख लिया जी। नहीं, ऐसा नहीं, आपको सेफ्टी हमारी है इसके पीछे। ठीक है ना, तो इसलिए कहते हैं सिर्फ लीगल फॉर्म के बेस पर नहीं, सिर्फ लॉ की कंप्लाइंस के तौर पर ही नहीं, आपको रियलिटी के तौर पे भी ये कंप्लाई करना चाहिए। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, कहते हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या होती है, कहते एसेट इज नॉर्मली रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड एट द प्राइस टू एक्वायर इट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। कहते हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली एसेट जो रिकॉर्ड करते हैं अपनी बैलेंस शीट में, जिस वैल्यू पे खरीदी थी उसी वैल्यू पे ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी, द कॉस्ट बिकम्स द बेसिस फॉर द अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड। वही कॉस्ट जो हमने शुरुआत में पे करी थी वही क्या बनेगी, बेसिस बन जाएगी आने वाले समय में भी। ठीक है जी, if nothing is paid to acquire an asset the same will not be usually recorded as an asset। अगर कहते हैं कुछ भी पे नहीं किया इस एसेट को एक्वायर करने के लिए तो कुछ भी नहीं रिकॉर्ड होगा, नील वैल्यू हो जाएगी, उसकी एसेट की वैल्यू नील रिकॉर्ड हो जाएगी। इट डजंट मीन दैट एसेट विल बी शोन एट कोस्ट, कहते ना, इट डजंट मीन द एसेट विल बी शोन एट कोस्ट। द कोस्ट ऑफ एन एसेट इज सिस्टमैटिकली रिड्यूस फ्रॉम ईयर टू ईयर बाय चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, अब देखिए आपको याद होगा या फिर नहीं पता, अगर आपने +1 में नहीं किया हुआ मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग जब डेप्रिसिएशन चैप्टर करेंगे उसमें आपको साफ साफ पढ़ने को मिलेगा कि भाई डेप्रिसिएशन जो है या तो फिर एट कोस्ट पे रिकॉर्ड होती है या WDV पे, एसेट जो है सॉरी एट कोस्ट पे रिकॉर्ड होती है या फिर WDV पे। अब दोनों में अंतर क्या है, कोस्ट WDV में अंतर क्या है, कोस्ट का मतलब है एसेट जितने की हिस्टोरिकल कोस्ट थी उस पर ही रिकॉर्ड होगी, डेप्रिसिएशन जो है वो लायबिलिटी साइड आ जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्शन के नाम पे या प्रोविजन फॉर डेप्शन के नाम पे। ठीक है, दूसरा होता है एसेट रिकॉर्डेड है WDV, उसमें क्या होगा, कोस्ट माइनस डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं WDV। नेक्स्ट है बच्चों मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी क्या होता है, मटीरियलिटी जो मटीरियल आइटम है कहते हैं वो सेपरेटली रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, सेपरेटली शोन होनी चाहिए ट्रू एंड फेयर रिजल्ट शो करने के लिए। ठीक है जी, इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। आप लोगों को +1 में कई बार टीचर कैश बुक जब करवाती थी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम डेबिट साइड भी है क्रेडिट साइड भी है, तो आपको टीचर लोग कई क्या करते हैं, जो मैंने सुना है, ठीक है, बच्चों के मुंह से, बच्चों से ही, वही हमारे मैडम क्या कहते हैं जी, सर
आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। वो डिस्काउंट कॉलम होता है, डेबिट कॉलम जो होता है वो डिस्काउंट का, वो डिस्काउंट अलाउड होता है। उस जो कैश बुक का क्रेडिट कॉलम होता है डिस्काउंट का, वो डिस्काउंट रिसीव होता है। ठीक है, डेबिट कॉलम जो होता है वो डिस्काउंट अलाउड होता है, क्रेडिट कॉलम जो होता है वो डिस्काउंट रिसीव होता है। ठीक है जी, यस सर। अब देखिए बच्चों, वो क्या करते थे भाई, जो मान लीजिए डिस्काउंट रिसीव हुए 1000 रुपये, क्रेडिट कॉलम का टोटल है 1000 रुपये और डेबिट कॉलम का टोटल है 200 रुपये। तो नेट क्या हुआ, नेट क्या करते हैं वो, डिस्काउंट रिसीव 1000 रुपये, डिस्काउंट अलाउड 200, तो नेट डिस्काउंट रिसीव कितना हो गया 800 रुपये। तो कहते हैं P&L में हमें बोला जाता था कि सर आप P&L में रिकॉर्ड करोगे नेट डिस्काउंट रिसीव कितना 800 रुपये। दैट इज टोटली रॉन्ग। ठीक है जी, ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों को मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सभी इंपॉर्टेंट मतलब मटीरियल आइटम जो है सेपरेटली शोन मतलब रिकॉग्नाइज करनी होती हैं। डिस्काउंट अलाउड आएगा आपका एज एन एक्सपेंसेस साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, और जो डिस्काउंट रिसीव होगा वो इनकम साइड आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड आ जाएगा। क्योंकि ये मटेरियल आइटम है, हमें क्या कहते हैं कि मटेरियल आइटम जो है उसको इस तरीके से शो करना है, उसका सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना है, उसका जो इस पीरियड के ऊपर इंपैक्ट है वो क्लियर कट देखा जा सके। ठीक है जी, materiality principle permit other concept to be ignored if the effect is not considered material. ठीक है जी, this principle is an exception to the full disclosure principle. कहते जी according to materiality principle all the items have significant economic effect on the business of the enterprise should be disclosed in the financial statement, and any insignificant item which will only increase the work of accountant but will not be relevant to the user need शुड नॉट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना, कहते कोई बहुत छोटी आइटम है उसको आपको अकाउंट, जिसकी वजह से अकाउंटेंट का काम बढ़ रहा है कि भाई उसको क्या है यूजर को शो करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी, द टर्म मटेरियलिटी इज द सब्जेक्टिव टर्म। ठीक है जी, इट इज ऑन द जजमेंट, कॉमन सेंस एंड डिस्क्रिशन ऑफ द अकाउंटेंट दैट विच आइटम इज मटेरियल एंड विच इज नॉट। ठीक है ना, कहते ये तो जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कौन सी आइटम मटेरियल है, कौन सी आइटम मटेरियल नहीं है, ये अकाउंटेंट की जजमेंट के ऊपर यहाँ पे डिपेंड कर जाता है। ठीक है जी, ये हमारे सभी कॉन्सेप्ट से, ठीक है जी, जिसमें हम लोगों ने A to Z सब कुछ देखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको आते हैं, आपके जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसमें जरूर आते हैं ये क्वेश्चन। तो इसको अच्छे से जो मैंने एग्जाम्पल्स बोली हैं वो साथ साथ आपने लिखी होंगी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों करेंगे हम लोग, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। ये आपको थ्योरी में आ जाता है 3 नंबर में 4 नंबर में, कई बार हमारी कुछ अकाउंटिंग अजम्पशंस होती हैं। वो अकाउंटिंग अजम्पशन कितनी है, 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं हमारी। ठीक है जी, पहली गोइंग कंसर्न। अब गोइंग कंसर्न, पहली बात तो अजम्पशंस क्या होती हैं कि हम कुछ मान्यताओं पे चलते हैं कि ये चीज़ें मान के चलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो हम 3 चीज़ें मान के चलते हैं। पहला गोइंग कंसर्न, जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स अकाउंट में कहीं कुछ नहीं लिखा कि आप लोग, एक और कॉन्सेप्ट होता है जो सॉरी रह गया शायद गोइंग कंसर्न के साथ ही वहाँ पर बताने वाला था, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये होता है जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपकी इनएप्रोप्रिएट हो जाए। जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है आपकी इनएप्रोप्रिएट हो जाए, मतलब आपको लगता है कि आपका बिजनेस जो है लंबे आने वाले समय के लिए नहीं चलने वाला। ठीक है, तो हम लोग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को ना फॉलो करते हुए रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। अब रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता था कि जब बिजनेस जो है कॉन्टिन्यूसली चलेगा, कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी, उस केस में हमने पढ़ा जो एसेट्स और लायबिलिटी है किस पे रिकॉर्ड होती हैं, कोस्ट पे रिकॉर्ड होती हैं, कोस्ट पे। ठीक है, अब जब हमारी गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है इनएप्रोप्रिएट हो जाएगी, तब एसेट्स और लायबिलिटी किस पे रिकॉर्ड होंगी, एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एट द मार्केट वैल्यू। ठीक है जी, मार्केट वैल्यू पे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे एसेट्स और लायबिलिटी रिकॉर्ड होंगी। दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट।
ये कब होगा? जब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होगा? इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी। अब वापस आते हैं अपने अजम्पशन के ऊपर। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है? जब आपके नोट्स टू अकाउंट्स में बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कहीं कुछ नहीं लिखा गया कि भाई बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, तो हम क्या मान के चलेंगे? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न अजम्पशन हम फॉलो करके चलेंगे कि वहां बिजनेस चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, कम से कम 1 साल के लिए तो चलेगा ही। पहली अजम्पशन हम ये मान के चलते हैं। दूसरी अजम्पशन है हमारी कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? अब मान लीजिए फिर दोबारा वही बात, नोट्स टू अकाउंट, आपकी पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट में कहीं कुछ नहीं लिखा कि भाई डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा मेथड लगाया गया है, तो आप क्या मान के चलोगे? आप पिछले साल जो लगाया था वही इस साल है। पिछले साल भी स्ट्रेट लाइन था, इस साल भी स्ट्रेट लाइन ही है। इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए पिछले साल भी फीफो मेथड था, इस साल भी फीफो मेथड ही है। ठीक है जी। कंसिस्टेंटली हम लोग क्या है? फॉलो कर रहे हैं मेथड। तीसरी और लास्ट अजम्पशन होती है एक्रूअल कॉन्सेप्ट वाली। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर नोट्स अकाउंट्स में कहीं कुछ नहीं लिखा कि भाई हम बुक्स जो हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बेस पर बना रहे हैं या फिर कैश बेसिस पर बना रहे हैं, मर्केंटाइल बेसिस पर बुक्स बना रहे हैं या फिर कैश बेसिस पर बना रहे हैं, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे? वहां पे मान के चलेंगे कि एक्रूअल बेसिस पर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जा रही हैं। ठीक है जी। ये हमारी 3 अजम्पशंस हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। ठीक है जी। यानी ऑल ऑफ द above 3 fundamental accounting assumptions have already been explained. If nothing has been written about the fundamental accounting assumption in the financial statement, it is assumed that it has been already followed in the preparation of financial statement. जैसे मैंने आपको कहा कि साइलेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स अकाउंट में उनके कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, तो फिर मान के चलेंगे कि भाई तीनों की तीनों ही फॉलो की गई हैं। However, if any of the above mentioned fundamental accounting assumption is not followed, then the fact should be specifically disclosed. भाई अगर कोई भी ऐसी assumption जो तीनों में से कोई फॉलो नहीं की गई, तो हमें स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या थी, क्या कारण है, किस रीजन की वजह से हमने जो ये assumption है फॉलो नहीं करी। ठीक है जी। तो ये बच्चों हमारा छोटा सा चैप्टर था जिसमें हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन और प्रिंसिपल्स और assumptions पढ़ी। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा, सभी एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसमें लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और कॉन्सेप्चुअली भी आपको ये चैप्टर बहुत ही रेलिवेंट है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।